कश्मीर में निज़ाम रस्त और मवासलात का इन्हिसार इन छोटे छोटे पुलों पर है जो तेज़ रो पहाड़ी नदी नालों पर बनाए जाते हैं। ऐसे पुलों की हैसियत भारतीय आर्मी के नज़दीक शहरक की तरह होती है। अगर एक दो पुल भी तबाह हो जाएं तो फौज का बहुत बड़ा हिस्सा मफलूज होकर रह जाता है। पुलों की इसी अहम नौइयत के पेश नज़र यहाँ हर वक्त फौज तैनात रहती थी और ऐसे अहम नौइयत के पुलों के दोनों अतराफ में मजबूत मोर्चाबंदियाँ की जाती हैं। उनके साथ साथ पाकिस्तानी कमांडोज के मुमकिना हमले के पेश नज़र यहाँ बड़े बड़े पुख्ता बंकर तामीर किए गए थे, जिसका सिलसिला अंदर ही अंदर काफ़ी दूर तक फैलता चला गया है। इन बिखरी हुई पोजीशनों पर मोर्चा जन अफवाज के लिए जगह जगह पेट्रोल डैम्प और गोला बारूद के ज़ख़ीरे भी रखे जाते थे और उन ज़ख़ायर से पोजीशनों तक असला लाने ले जाने के लिए यहाँ फौजी गाड़ियों का तांता बनता रहता और उनकी नकलो हरकत जारी रहती थी। पाकिस्तानी कमांडोज और कश्मीरी हुर्रियत पसंद छुपकर अचानक हमला करते और ज़्यादातर असले के डिपुओं, पेट्रोल के मराकज़ और फौजी कनवाई को अपनी सरगर्मियों का निशाना बनाया करते थे। ऐसे किसी पुल की तबाही से भारतीय अफवाज की सप्लाई लाइन में अच्छा खासा शगाफ पड़ जाता था, जिसको पुर करना उनके लिए फौरी तौर पर नामुमकिन हो जाता, क्योंकि अक्सर व बेशतर एक के फ़ौरन बाद उन्हें दूसरे नागहानी हमले का सामना करना पड़ता। ये सरफरोश भी एक ऐसे ही अहम नौइयत के पुल को तबाह करने आए थे। सबसे अहम काम था अपने टारगेट को अपनी आंखों से देखकर उसका भरपूर जायज़ा लेना, ताकि उसकी तबाही के लिए मौसर मनसूबाबंदी की जा सके। मैं तो इस पुल से 2-3 मरतबा गुजर चुका था, लेकिन कैप्टन साहब को उसका नज़ारा करवाना फिर भी ज़रूरी था, जिसका बंदोबस्त मैंने पहले ही कर रखा था। इर्द गिर्द के मकामी देहातों से जो लोग पठानकोट या जम्मू जाते थे, उन्हें इसी पुल से गुजर कर जाना पड़ता था, सिवा उसके चारा नहीं था। अला सुबह कैप्टन साहब ने अपने साथियों को ज़रूरी हदायत देकर वहीं छुपकर इंतज़ार करने का हुक्म दिया और ख़ुद मेरे साथ देहातियों के लिबास में चल दिए। मैंने उनके सुर्ख व सफ़ेद रंगत के पेश नज़र उन्हें मकामी पंडितों के से अंदाज में कपड़े पहनाए थे। बतौर एहतियात फिर भी हमने अपने लिबासों में पिस्तौल छुपा रखे थे। कपड़े का एक थैला मेरे हाथ में था जिसमें कुछ कागजात थे और दूसरा उनके हाथ में जिसमें खाने की अशिया रखी थी, क्योंकि बरहमन ज़्यादातर अपने घर के पक्के खाने पर ही इन्हिसार करते हैं। अपनी प्लानिंग के मुताबिक तमाम बातें मैंने जाने से पहले एक मरतबा फिर उनको ज़हन नशीन करवा दी। हम दोनों अल्लाह का नाम लेकर चल दिए। मैंने जानबूझकर वो रास्ता अपनाया था जो इर्द गिर्द के देहातों से हटकर जाता था। ये पुल से तकरीबन 8-9 मील दूर था। सारा रास्ता हमने पैदल ही तय किया और सूरज तलू होने तक पुल के करीब पहुंच गए, जिसके दोनों किनारों पर मुसल्ला संतरी आने जाने वालों को ठोंक बजाकर देखने के बाद ही वहां से गुजरने की इजाज़त दिया करते थे। हम दोनों साथ साथ चलते उस पुल तक पहुंचे थे और पहरेदारों की तरफ देखे बगैर ही मुंह उठाए चले जा रहे थे। हाल, कौन हो तुम, किधर जा रहे हो? अचानक एक फौजी ललकारता हुआ हमारी तरफ बढ़ा। जवाब में मैंने डरते डरते हाथ जोड़कर उसे अपनी शनाख्त बतलाई और नज़दीक के एक गांव का नाम भी ले लिया। तू कौन है? उसने कैप्टन साहब से बड़े दुरुस्त लहजे में पूछा। कैप्टन साहब हुनकों की तरह उसका मुंह देख रहे थे। गूंगा है महाराज जी, इसकी मुसीबत तो भुगतने जा रहे हैं। क्या कलजक आ गया है? रिश्तेदारों ने बेचारे की सारी ज़मीन हथिया ली। हम अदालत ही भुगतने जा रहे हैं महाराज, मैंने उसकी बात का बदस्तूर उसी लहजे में जवाब दिया। ये क्या है थैले में? उसने मेरे थैले की तरफ इशारा किया। कागज़ है अदालत के माई बाप। मैंने थैले में रखे अदालती कागजात निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिए, जो पहले ही मैंने आज के लिए तैयार करवाए हुए थे। ठीक है, जाओ, उसने करीबन झिड़कते हुए जवाब दिया और हम लोग आगे बढ़ गए। कैप्टन साहब की मुतजस्साना नज़रें बड़ी महारत से अपने टारगेट का जायज़ा ले रही थीं। उन्हें इस बात का भी एहसास था कि दुश्मन भी उन पर नज़रें जमाए खड़ा था और उनकी कोई भी मुश्तबे हरकत हम दोनों की मौत का बायस बन सकती थी। हम दोनों ने पैदल चलकर पुल अबूर किया और पुल के दूसरी तरफ खड़ी बस में सवार होकर शहर रवाना हो गए। दोपहर के बाद हम वापस आए। दोबारा पुल पर से गुजरकर हालात का जायजा लिया।
मेरे ख्याल से कैप्टन साहब ने अपने जहन में कोई प्लान तरतीब दे लिया था। वापसी पर पहरेदार बदले हुए थे और हमें एक मर्तबा फिर चेकिंग के उन्हीं मराइल से गुजरना पड़ा। अपने साथियों के पास हम शाम के वक्त पहुंचे थे। कैप्टन साहब ने नक्शा ज़मीन पर फैलाकर उस पर कुछ लकीरें खींची और अपने जानबाजों को प्लान से आगाह किया। अपने मशवरे में उन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया और जैसे ही आखिरी रातों का चांद डूबा सरफरोश खड़े हो गए। कैप्टन साहब मुझसे मुखातिब हुए और कहने लगे कि अगर मैं चाहूं तो उन्हें मतलूबा टारगेट तक पहुंचाकर वापस जा सकता हूं। वो नहीं चाहते थे कि किसी मुमकिन मुसीबत की सूरत में मैं भी उनके साथ दुश्मन का निशाना बन जाऊं। ऐसी मुहिम्मात पर जिंदा बचने के मौके ना होने के बराबर होते हैं। शायद उसी लिए ऐसी मुहिम्मों पर जाने के लिए उन्हीं अल्लाह के शेरों का इंतखाब किया जाता है जो अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक बावकार मौत समझते हैं। अल्लाह के यही शेर अब पहलू बे पहलू खड़े थे। सब ने अपने हाथ उठाकर मिशन की कामयाबी की दुआ मांगी। कैप्टन साहब ने उन्हें आखिरी हदायत दी और हम सब एक हौसले एक अज़्म के साथ बरहमानी तकब्बुर से टकराने चले गए। पुल तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत लंबा रास्ता इख्तियार किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दुश्मन से दो दो हाथ करने की तमन्ना ही दिल में लेकर अल्लाह के हजूर पहुंच जाएं। सबसे आगे मैं था, मेरे पीछे कैप्टन साहब और उनके जानबाज कदम बे कदम अपनी तरबियत के मुताबिक चल रहे थे। रास्ते में जहां कहीं मामूली सी आहट भी सुनाई देती हम फौरन दुबक जाते। मैंने मामूली खतरा भी मूल नहीं लिया था और जहां कहीं खतरे का ज़रा सा भी शायबा गुजरता मैं उन्हें बिठाकर खुद आगे बढ़ जाता। ये गाजी मेरे पास अल्लाह की अमानत थे और अमानत का भार उठाने के लिए कुदरत ने मुझे मुंतखब किया था। मैं नहीं चाहता था कि कल जब खुदा के हजूर पेश हूँ तो वहाँ इस अमानत की मुकम्मल हिफाजत के सिलसिले में ज़रा सी कोताही के लिए मुझे जवाबदेह होना पड़े। इनको शिकन जालों से कुछ बैद नहीं था। दुश्मन के गरूर को खाक में मिला देना उनके बाएं हाथ का खेल था। उन्हें हर किस्म के नामुसाइद हालात और अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने की खसूसी एहलियत हासिल थी, लेकिन मेरा दिल चाहता था कि उनकी पुरतकद्दुस जबीनों पर एक शिकन भी ना आए और वो अपना काम कर गुजरें। जिस वक्त हम पुल के नज़दीक पहुंचे रात का एक पैर बीत चुका था। कैप्टन साहब ने यहाँ पहुंचकर 3 टोलियां तरतीब दी। एक टोली में वो खुद और मैं शामिल था, दूसरी 2 टोलियों में 2-2 जवान शामिल थे। दोनों टोलियों को उनकी मखसूस पोजीशन का इल्म था। 2 जवानों ने तो पुल के एक किनारे पर पोजीशन संभाल ली, बाकी 2 के ज़िम्मे डायनामेट लगाना था और यही काम सबसे खतरनाक था। दोनों टोलियों को अपने अपने टारगेट पर भेजकर कैप्टन साहब मेरे साथ अपने लिए पहले से मखसूस जगह पर दुबक कर बैठ गए। हमने पुल के एक किनारे पर बने एक बैंकर के पहलू में बनी छोटी सी पहाड़ी पर मोर्चे जमाए थे, जहां से वो बैंकर बमुश्किल 15 गज के फासले पर था। इस बैंकर के ऊपर एक सर्च लाइट नस्ब थी जिसे वक्तन फवक्तन घुमाकर वो लोग पुल की सूरत हाल का जायजा लेते थे, जबकि पुल के दोनों अतराफ पर बनी पहरेदारों की पोस्टों में मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। उसके अलावा जहां से कुछ फासले पर फौज डिप्लाई थी और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी नस्ब थीं। इतने ज़बरदस्त हिफाजती इंतज़ामात की मौजूदगी में पुल को तबाह करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन मेरे हमराहियों की लुग़त में नामुमकिन का लफ्ज़ तो था ही नहीं। हम पुल से करीबन 40 गज दूर एक दूसरे से अलग हुए थे। मेरे कंधे पर लटकते थैले में दस्ती बम मौजूद थे और मुझे कैप्टन साहब ने हदायत की थी कि जैसे ही वो सिग्नल दें मैं बैंकर के अंदर बम फेंकने शुरू कर दूं। मैं कोई तरबियत याफ्ता फौजी नहीं था, लेकिन अपने सरफरोशों की मैयत में मुझे यूं महसूस होता था जैसे मैं भी उनकी तरह एक तरबियत याफ्ता और पेशावर कमांडो हूँ। हम दोनों बैंकर को अपनी जिद में लिए एक पत्थर की ओट में उस पर नजरें जमाए एक दूसरे से कुछ फासले पर लेटे थे। कैप्टन साहब ने सटेन गन का रुख बैंकर की तरफ कर रखा था, जबकि मेरे हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ हैंड ग्रेनेड किसी भी लम्हे फटने के लिए तैयार था। मुझे कैप्टन साहब की हालत का तो इल्म नहीं, मेरे दिल की धड़कनें अलबत्ता बेकाबू हो जाती थीं।
لیکن میں خوفزدہ ہرگز نہیں تھا، البتہ کچھ نہ کچھ فوراً کر گزرنے کے لیے بے تاب ضرور تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا اختتام ہوا۔ کہانی گھر چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔